सर 6 बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोने दो बच्चों। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करके बैठे वो। उनको बोल दो। उनका सर ये सिस्टम है कि वो सिर्फ मीटिंग चालू करके छोड़ देते हैं, बाकी जो होगा भगवान भरोसे। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा करना है करे बेटा, अपनी अपनी सबकी लाइफ है, खराब करे चाहे अच्छे करे। आप अच्छे लोगों को बुरा नहीं बना सकते, बुरों को अच्छा नहीं बना सकते, जिसका जैसा मन करे करे। ये चल रहा था हमारा टॉपिक। नहीं सर, दूसरे वाला डायग्राम जो इससे पहले। ये समझा दिया था? नहीं सर। ये समझाया मैंने अभी तक? नहीं सर, कंप्लीट अभी नहीं समझाया ना? नहीं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है ना आपका? यस सर, और जो स्टार्टिंग में डायग्राम में ना सर वही बताया था बस। नहीं, लास्ट टॉपिक बता दो बस मुझे कि मैंने सर मैंने ये लिखा था सर। तो मैं एक्सक्रीटरी मटेरियल लिखवाए थे ना मैंने, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये लिखवाया होगा ना? यस सर, ये तो लिखवा दिया है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद का टॉपिक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। अब बस आप देखते जाओ, आप ये कहना चाह रहे हो ना, मैं दिखा देता हूँ। सर गया नीचे गया वो डायग्राम, वो वाला बताया था मैं, हाँ समझ गया। ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मैंने करा दिया है, ठीक है ना? अमोनिया लिखवाया होगा मैंने, ठीक है। इसके बाद यूरिक एसिड तक हो गया था। यस सर। हाँ, अब आपका यूरिक एसिड भी हो गया है। यस आ गया। अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा रहा हूँ। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं मार्फोलॉजी समझाऊंगा, पूरी की पूरी मार्फोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोगों को उसकी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी बाद में, सबसे पहले क्या हमें तैयार करनी है? मार्फोलॉजी की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, कैसा दिखता है, कितनी वॉल्स होती हैं, क्या क्या उसका वो होता है, फंक्शन होता है, सब मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे से आराम से 20-25 मिनट तक सुनना है आप लोगों को। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियल फेज से, तभी कनेक्शन बन पाएगा। ब्रेकफास्ट तो खा के आए हो ना आप लोग अच्छे से? सब फिट हो? यस सर। चलो बस। अब देखिए, मैं किडनी को थोड़ी शेप दे रहा हूँ ताकि आपको किडनी दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए देखो बेटा, छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। पॉइंट आप बस को आपको दिमाग में अभी देखो, पहले एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि कोशिश किया करो कि क्लास में ही चीजें याद हो जाए, आपका टाइम सेव होगा। मैं तो 80% चीजें क्लास में याद कर लेता था, तो आप लोग भी ऐसी कोशिश किया करो। देखिए, अगर हम किडनी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं किडनी का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए, किडनी जो होती है, किडनी की जो शेप होती है वो होती है बीन शेप्ड। जैसा मैं बोलूंगा वैसे आप लोग बोलोगे। कैसी शेप होती है? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड। और किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। और बेटा, जो किडनी की अगर आप लेंथ देखते हो तो किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की जो विड्थ होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। और किडनी की जो थिकनेस होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर? और किडनी का जो वेट होता है बेटा वो होता है 120 से 170 ग्राम। ठीक है? और किडनी कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, बता सकता है? फर्स्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर तक एक्सटेंड करती है। कहां से कहां एक्सटेंड करती है? फर्स्ट थोरेसिक। गलत गलत। अब आप सोचो, फर्स्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? लास्ट, हाँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि आपको कितना याद है। लास्ट थोरेसिक से कहां तक रहती है? थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अच्छा, एक चीज और बेटा, किडनी का जो सुपीरियर पोर्शन होता है, सुपीरियर का मतलब होता है एंटीरियर पोजीशन, तो ये जो एंटीरियर पोजीशन है, ये सुपीरियर पोजीशन, वहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और चूंकि एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये किडनी के सुपीरियर पोर्शन पे है, इसीलिए इसको कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। रीनल वर्ड बेटा किडनी के लिए आता है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। और बेटा एड्रीनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो उस समय हमारा सिम्फेरेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और सिम्फेरेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन, तो वो एड्रीनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज बेटा किडनी की अगर हम बात करें, तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में किडनी, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली अबव देन राइट किडनी, यानी कि हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। जबकि ह्यूमन को छोड़कर बाकी जितने भी मैमल्स हैं, सभी मैमल्स में उल्टा हो जाता है, राइट किडनी स्लाइटली अबव हो जाती है देन लेफ्ट किडनी। तो आपको सिर्फ एक का याद कर लें ह्यूमन का, बाकी मैमल्स का उल्टा कर दें। तो बताइए हमारी जो किडनी है लेफ्ट स्लाइटली अबव है, राइट स्लाइटली अबव है? सर लेफ्ट स्लाइटली अबव है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव देन राइट किडनी। क्लियर? यस क्लियर है? जबकि लंग्स में उल्टा होता है, लंग्स में राइट लंग्स इज स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग। यस क्लियर है? हाँ, यस सर। चलिए इसके बाद बेटा, रीजन क्या है? इसका रीजन है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ताकि विसरल ऑर्गन्स को प्लेसमेंट मिल सके। ठीक है, बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, चलिए और इसकी और बात करते हैं। देखिए बेटा, जो किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर फॉर्मेशन होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है बेटा, हाँ, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है, और अमाइनो एसिड में आपको याद होगा एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो लीवर क्या करता है, इस अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन कर देता है और अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब आप लोग जानते हो कि अमोनिया हमारे लिए बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक है, तो लीवर यूरिया साइकिल से अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ठीक है, अब जब यूरिया बन जाता है तो ये यूरिया रिलीज होकर ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर क्या करती है, किडनी के अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ये नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं? ऐसे मान के चलो जैसे ये ब्लड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जालियां लगी हुई हैं, इस तरीके से जालियां लगी हुई हैं, तो वो जालियां क्या है? बोमिन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का बोमिन्स कैप्सूल है जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता जा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होते जा रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस यस सर। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे पूछें एस्केटी सिस्टम का या किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप कहोगे नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन को ही यूनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, और इसी को ही रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। और बेटा जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ये किडनी के अंदर होते हैं, तो चूंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं ब्लड को, यानी कि ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं और उसको फिर यूरिन बना के बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, इसीलिए किडनी को कहा जाता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यानी कि ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि अगर किडनी हमारी बॉडी के अंदर खराब हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो फिर और कोई ऑर्गन इसको कंपनसेट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर? अब बेटा जो किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन फिर बाहर की तरफ आता है 1 पेयर यूरिटर्स के थ्रू, और ये जो 1 पेयर यूरिटर है, ठीक है, इस यूरिटर की लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है जल्दी बताएं? 25 to 30। 25 से 30। हाँ, और ये यूरिटर जो है आके ओपन हो जाता है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। अब ये जो यूरिनरी ब्लेडर होता है बेटा, इस यूरिनरी ब्लेडर की जो शेप होती है उस शेप को बोलते हैं पायरीफॉर्म शेप। कैसे शेप बोलते हैं? पायरीफॉर्म शेप। और इस यूरिनरी ब्लेडर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर होता है एपेक्स वाला पार्ट, बीच में होता है बॉडी और फंडस पार्ट, और सबसे नीचे की तरफ होता है नेक पार्ट। ठीक है, तो बेटा जो इसका बीच वाला पार्ट है, बॉडी और फंडस वाला पार्ट, इसके अंदर एक ट्राई एंगुलर स्पेस मिलता है। उस ट्राई एंगुलर स्पेस को हम नाम देते हैं ट्राइगोन। क्या नाम देते हैं बेटा जल्दी बताएं? ट्राइगोन। तो बेटा ये जो यूरिटर आती है, ये यूरिटर जो ओपन होती है इस ट्राइगोन के अंदर जाके ओपन हो जाती है, और ट्राइगोन के अंदर यूरिन को फिल्ड कर देती है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो।
सर। ठीक है, चलिए अगर बेटा हम बात करते हैं यूरेटर की वॉल्स की, कि यूरेटर के अंदर कितनी वॉल्स होती हैं बाहर की तरफ, तो यूरेटर में बेटा टोटल 3 लेयर्स होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं। 3, उन वॉल्स को कोट भी कहते हैं, COAT, कोट कह सकते हैं, ट्यूनिक कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 कोट्स होती हैं। कौन कौन सी कोट होती हैं? सबसे बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल एडवेंटिसिया। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? देखो अगर यूरेटर में देखो तो 3 लेयर दिखाई देंगी, 1 2 3। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका, वो सॉरी एक्सटर्नल एडवेंटिसिया। और एक्सटर्नल एडवेंटिसिया जो होती है, चूंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनेगी और इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन, यानी कि यूरेटर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। जो सेकंड लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलर कोट। क्या नाम देते हैं इसको? मस्कुलरिस या मस्कुलर कोट। और बेटा इस मस्कुलर कोट के अंदर 3 स्मूथ मसल्स की लेयर होती हैं। 3 स्मूथ मसल्स की लेयर होंगी, एक होगी आउटर, मिडिल, इनर। जो आउटर और इनर होगी वो बनी होगी लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की, और मिडिल वाली बनी होती है सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की। नई बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई सर। उसके बाद जो थर्ड लेयर है सबसे अंदर की, डेट इज कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लेयर हो गई। सबसे बाहर हो गई एक्सटर्नल एडवेंटिसिया, उसके बाद हो गई मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलर कोट, और उसके बाद हो गई म्यूकोसा। ठीक है, और जो मिडिल वाली मस्कुलरिस या मस्कुलर कोट है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर और इनर बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की, और मिडिल वाली बनी होती है किसकी? सर्कुलर स्मूथ मसल। नई बात समझ में आई? क्लियर है? यस सर। और अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स देखते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स भी जस्ट लाइक ए यूरेटर होती है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में भी सबसे बाहर की तरफ होगी एक्सटर्नल एडवेंटिसिया, उसके बाद होगी मस्कुलरिस लेयर, या उसको बोलते हैं क्या? मस्कुलर कोट भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो होगी म्यूकोसा होगी। म्यूकोसा। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? देखो मिडिल वाली में यूरेटर में टोटल कितनी लेयर थी? मिडिल लेयर 3 लेयर्स थी, है ना? हाँ, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में 4 मसल्स हो जाएंगी, 4 लेयर और हो जाएंगी बीच वाली में 4। तो एक एक्स्ट्रा मसल यहाँ पर ऐड हो जाएगी जिसको नाम देंगे डेट्रूजर मसल लेयर। क्या बोलेंगे? डेट्रूजर मसल लेयर। डेट्रूजर मसल लेयर। डेट्रूजर मसल लेयर हेल्प करती है डेट्रूजन में। अब आप कहोगे व्हाट इज डेट्रूजन? डेट्रूजन का मीनिंग होता है पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन। यूरिन को पुशिंग डाउन कहलाता है डेट्रूजन। ठीक है, तो होता क्या है जब यूरिन, ठीक है, यस सर। हाँ, तो यूरिनरी ब्लैडर के में टोटल 3 लेयर हो गई। सबसे बाहर हो गई एक्सटर्नल एडवेंटिसिया, उसके बाद हो गई मस्कुलरिस लेयर जिसको मस्कुलर कोट भी कहते हैं, और सबसे इनर लेयर हो गई म्यूकोस। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, लेकिन यूरेटर में 3 लेयर्स होंगी, और यूरिनरी ब्लैडर में बीच वाली में कितनी लेयर्स होंगी? 4 लेयर। तो कौन सी एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई? डेट्रूजर मसल। डेट्रूजर मसल। और ये किसमें हेल्प करती है? डेट्रूजन में। डेट्रूजन में। और डेट्रूजन का मीनिंग क्या होता है? पुशिंग डाउन ऑफ हाँ, पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा पुशिंग डाउन कैसे होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये डेट्रूजर तो स्केलेटल हुआ ना, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल? हाँ सर, ये हमारी डेट्रूजर मसल। अभी इस पॉइंट को छोड़ो, पहले जो पॉइंट मैंने बताया सिर्फ पहले उसको कैच करो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। धीरे धीरे लेयर बना दो चीजों को, फिर मैं बात करेंगे। अच्छा, अब बात एक और करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की देखो तो यूरिनरी ब्लैडर की सबसे इनर लेयर कौन सी है? जल्दी आंसर दो। म्यूकोसा। अब म्यूकोसा के अंदर 2 लेयर होती है। मेरी बात को समझना, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। म्यूकोसा के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और दूसरी लेयर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बात समझ में आई? वो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो कैविटी है, जो ल्यूमन है, उसको चारों तरफ से सराउंड करेगी, और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो बीच वाली मस्कुलरिस लेयर के साथ कनेक्ट होगी। नई बात समझ में आई? आ गई सर। नहीं आई समझ में, मुझे लगता है। यस सर। नहीं सर। देखो बना के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा।
भाई एक तरफ यूरिटर है, एक तरफ यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक। यूरिटर में सबसे बाहर की तरफ हो गई एक्सटर्नल एडवेंटिसिया, फिर हो गई बीच वाली मस्कुलरिस मस्कुलरिस, और फिर अंदर वाली हो गई म्यूकोसा। 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 अभी जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें टोटल 3 लेयर्स हो गई, है ना। जबकि Yes. यूरिनरी ब्लेडर में भी सेम यही है, 3 है, लेकिन बीच वाली में कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। तो वो जो 4 लेयर्स, जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हुई, उस लेयर का नाम क्या था? रेट्रोसर मसल। डेट्रूजन मसल, ठीक है, और जो हेल्प करती है डेट्रूजन में। क्लियर। अब जो इनर वाली है यूरिनरी ब्लेडर में, जो म्यूकोसा है, इसमें 2 लेयर होती हैं, ठीक है। Yes. ये 2 लेयर बना दी। तो अंदर वाली जो है ये तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो किससे कनेक्ट हो गई? बीच वाली से। और ये जो इधर वाली लेयर है इसको बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये जो सराउंड कर लेगी किसको? कैविटी ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर को। नई बात समझ में आई? आ गई सर। अरे बाकी बच्चों को समझ में आया? यस सर, आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अब जैसे अभी एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था कि डेट्रूजर मसल्स स्केलेटल होंगी या फिर स्मूथ मसल्स होंगी। बेटा डेट्रूजर मसल्स के अंदर जो सप्लाई होगी वो वॉलंटरी होगी, ठीक है, तभी तो आप अपनी मर्जी से यूरिन को पास कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब क्या होता है, जब यूरिटर से, किडनी से यूरिटर के थ्रू यूरिन आकर ट्राइगोन पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के अंदर फिल्ड होता है, तो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताएं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स। हाँ, तो स्ट्रेच रिसेप्टर से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे यूरिनरी ब्लेडर के। सबसे टॉप पे था एपेक्स, फिर बॉडी और फंडस। बॉडी और फंडस के अंदर जो ट्रायंगुलर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्राइगोन, और थर्ड पार्ट है नेक। और नेक के अंदर 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इनर स्फिंक्टर और एक होता है आउटर स्फिंक्टर। इनर स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होता है। इनवॉलंटरी स्फिंक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होगा। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है। और आउटर जो है वॉलंटरी स्फिंक्टर है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन से रेगुलेट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए चूंकि आउटर स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी, इसलिए यूरिन को हम एलिमिनेट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इस वाले नेक वाले पार्ट से एक डक्ट कनेक्ट होती है, उस डक्ट को बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं? जल्दी बताएं। यूरिथ्रा। यहाँ पे लिखा नहीं है, यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस या बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। 2 नाम है इसके, कौन कौन से बताओ? बताओ कौन कौन से नाम है इसके? यूरिथ्रल ऑरिफिस और यूरिथ्रल मीटस। मीटस, ठीक है, MEATUS, मीटस, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये यूरिथ्रा की अगर हम बात करते हैं, बेटा पहले यूरिथ्रा की बात भी कर लेते हैं। अगर यूरिथ्रा की बात करें तो मेल और फीमेल में इसकी लेंथ अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल के अंदर जो है यूरिथ्रा का साइज लंबा होता है, जो कि पेनिस के अंदर होता है। और यूरिथ्रा, मेल के अंदर यूरिथ्रा के थ्रू सीमेन यानी कि स्पर्म भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। यानी कि यूरिथ्रा दोनों चीजों को लेकर जाता है, यूरिन को भी और सीमेन यानी कि स्पर्म को भी लेके जाता है, और डिस्चार्ज करता है यूरिन को भी और स्पर्म को। इसीलिए यूरिथ्रा को मेल के अंदर कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आ गई। लेकिन फीमेल के अंदर यूरिन रिलीज होना और ओवम रिलीज होना दोनों के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, ठीक है। यूरिथ्रल ऑरिफिस के थ्रू यूरिथ्रा, देखो मेल के अंदर क्या होता है, जो यूरिथ्रा का साइज होता है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और वो यूरिन को और स्पर्म को, दोनों चीजों को डिस्चार्ज करता है। लेकिन फीमेल के अंदर यूरिथ्रा का साइज जो होता है रिड्यूस होता है, 2 से 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास का साइज होता है। और यूरिथ्रल ऑरिफिस के थ्रू या यूरिथ्रा के थ्रू केवल यूरिन डिस्चार्ज होता है फीमेल में, और ओवम रिलीज होता है वेजाइनल ऑरिफिस से। किससे रिलीज होता है ओवम? बोलो। वेजाइनल ऑरिफिस से। और यूरिन किससे डिस्चार्ज होता है? यूरिथ्रल ऑरिफिस। यूरिथ्रल ऑरिफिस से,
ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। चलिए एक और बात करते हैं कि व्हाट इज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होती है? मिक्चुरेशन का मीनिंग होता है बेटा प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। हम यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको मिक्चुरेशन कहते हैं। और यूरिनेशन में या मिक्चुरेशन में जो नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर है? अब ये मिक्चुरेशन होता कैसे है इस बात को समझो। तो बेटा क्या होता है, किडनी से जब यूरिटर यूरिन लेकर आता है और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर फिल्ड करता है, तो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर को रोकने का काम करते हैं, ताकि यूरिनरी ब्लेडर बस्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, जैसे लंग्स में थे। तो क्या होता है, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लेडर की, अब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन भरता रहता है तो यूरिनरी ब्लेडर फूलता चला जाता है, फूलता चला जाता है, फूलता। लेकिन जब उसकी सारी की सारी वॉल्स जो है स्मूथ हो जाती हैं, यानी कि इंटैक्ट हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है उनको स्टिमुलस मिल जाता है। यानी कि उनको ये स्टिमुलस इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अगर और यूरिन भरा तो इसमें टेंशन और क्रिएट होगी। बात समझ में आई? तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स तुरंत स्टिमुलस ले लेते हैं, और जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा स्ट्रेच रिसेप्टर में, स्ट्रेच रिसेप्टर के अंदर डेवलप हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्लियर? अब ये जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, ये तुरंत जो है न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व फाइबर्स के थ्रू तुरंत पहुंचेगा कहां पर? क्रीनियल नर्व की हेल्प से पहुंच जाएगा आपके पास ब्रेन के पास। फिर ब्रेन देगा मोटर मैसेज, और ब्रेन जब मोटर मैसेज देगा तो वो मोटर मैसेज यहाँ पर आएगा, और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आप बताओ जब यूरिनरी ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और उस प्रेशर की वजह से ये दोनों स्फिंक्टर जो हैं बेटा ये ओपन हो जाएंगे, यानी कि बोथ स्फिंक्टर आर ओपन एंड यूरिन गोज टू आउटसाइड इन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में आ जाएगा, और फिर यूरिथ्रल ओरिफिस से यूरिन बाहर चला जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और इसमें जो नर्वस सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बताइए समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हमें कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने सब चीजें, हम क्यों रटे हर चीज? क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं कि किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर की, कि किडनी किस तरीके से होती है। चलिए इतनी बात हमने पढ़ ली, अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं किडनी में। हाँ, किडनी का थोड़ा सा साइज में छोटा कर रहा हूँ। हाँ, ये किडनी है। तो किडनी में अगर लेयर्स की बात करो तो बेटा किडनी में टोटल 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं रीनल फेशिया, मिडिल वाली को बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर रीनल कैप्सूल तो बाहर होगी ना। नहीं, रीनल कैप्सूल अंदर वाली लेयर है। ठीक है, सबसे बाहर है रीनल फेशिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। बेटा जो रीनल फेशियल लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये भी टफ लेयर होती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसका काम होता है किडनी को प्रोटेक्शन देना। एडिपोज कैप्सूल लेयर जो होती है बेटा, एडिपोज वर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पर किसका डिपोजिशन होगा? फैट का डिपोजिशन होगा। तो ये किडनी को एक्सटर्नल शॉक से बचाने का काम करेगा, यानी कि मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। कौन सी लेयर? एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो किडनी की सबसे ज्यादा टफ लेयर होती है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल बनी होती है बेटा कोलेजन फाइबर्स की, और इसके अंदर फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और मोर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स हैं, यानी कि व्हाइट फाइबर्स है रीनल कैप्सूल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है टफ होगी या नहीं होगी? यस सर, टफ। टफ। हाँ, तो इस तरीके से किडनी को प्रोटेक्शन मिलती है 3 लेयर से। ठीक है, इन लेयर्स को नाम दिया जाता है किडनी लेयर्स। क्लियर? अब किडनी के अंदर अगर हम किडनी के इनर मास को देखते हैं, अंदर के मास को देखते हैं, तो किडनी में 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। जो ये आउटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं येलो पार्ट से कर रहा हूं थोड़ा सा, इस आउटर पार्ट को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं? कॉर्टेक्स। आप इसको कॉर्टेक्स कह सकते हो, आप इसको कॉर्टिकल रीजन कह सकते हो। दो बोथ आर द सेम थिंग, कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, और इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ कॉर्टिकल रीजन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ कॉर्टेक्स। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है। और जो ये अंदर वाला पार्ट है जिसके अंदर ये पिरामिड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, ये जो है ये पार्ट जो अंदर वाला है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है, इसको मेड्यूला भी कह सकते हो आप और मेड्यूलरी रीजन भी कह सकते हो। और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेड्यूलरी रीजन। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? और बेटा यहां पर देखिए किडनी में अगर आप यहां देखें तो यहां पर एक कॉनकेव सरफेस बनता है, ये कॉनकेव सरफेस बन रहा है किडनी का। देखिए किडनी का एक कॉनकेव सरफेस बन रहा है। कॉनकेव मतलब एक कैविटी सी बन रही है। ये मैंने गलत बना दी, सॉरी, मिटाऊं कैसे? ये ऐसे बननी चाहिए थी अंदर की तरफ, मैं ध्यान नहीं दिया, ऐसे बननी चाहिए थी। चलो ऐसे कर देता हूं, अब तो समझ में तो आ रहा होगा ना? Yes, sir. हाँ, इस तरीके से। तो ये कॉनकेव Yes, sir. इस तरीके से कैविटी बन जाती है, कॉनकेव सरफेस। इस कॉनकेव सरफेस को किडनी के नाम देते हैं हाइलम। क्या नाम देते हैं? Hilum. हाइलम। और हाइलम के थ्रू चार चीजें एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं। पहली चीज रीनल आर्टरी, जो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, वो रीनल आर्टरी एंटर करेगी हाइलम से। और किडनी से जो इम्प्योर ब्लड बाहर लेकर आएगी रीनल वेन, वो हाइलम से ही बाहर आएगी। और किडनी से जो यूरिन लेके जाता है यूरिटर, वो भी बाहर निकलता है किससे? हाइलम से। और किडनी को जो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, वो भी हाइलम से होती है। तो यानी कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर और नर्व्स, ये सारी की सारी हाइलम के थ्रू एंटर और एग्जिट करती है किडनी के अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. दूसरी बात, किडनी का जो मेडुला वाला पार्ट होता है उसमें पिरामिडल शेप के पिरामिड मिलते हैं। पिरामिडल शेप के पिरामिड मिलते हैं, उन पिरामिड्स को हम नाम देते हैं मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं, इन मेडुलरी पिरामिड की जो टिप होती है, ये जो टिप दिखाई दे रही है, इस टिप को हम नाम देते हैं रीनल पेपिला। क्या नाम देते हैं बेटा? रीनल पैपिला। Renal papilla. रीनल पेपिला। ठीक है, तो ये जो मेडुलरी पिरामिड है बेटा, इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। और वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं और यूरिन बनाते रहते हैं। तो वो यूरिन जो है कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? रीनल पेपिला में इकट्ठा हो जाता है। किस में इकट्ठा होता रहता है? रीनल पेपिला में। किस में इकट्ठा होता रहता है? जल्दी बोलो। रीनल पैपिला। Renal papilla. हाँ, और रीनल पेपिला से ये यूरिन एक छोटे से एक स्पेस में आता है। उस स्पेस को हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स। तो जो छोटा सा स्पेस जो दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स के बाद फिर माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर 10 to 12 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर बना देते हैं मेजर कैलिक्स। यानी कि छोटे स्पेस से फिर बड़े स्पेस के अंदर चला जाएगा यूरिन, और उसके बाद जो है एक लार्ज स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा किडनी में, जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, इसका मतलब जो यूरिन था नेफ्रॉन से आया किसके अंदर? रीनल पेपिला में, और रीनल पेपिला से आ गया माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स के बाद आ गया मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स से अल्टीमेटली जाके किस में फिल्ड हो गया? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरिटर के थ्रू बाहर आ जाएगा यूरिन। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई सर। ठीक है, यस सर। हाँ। और बेटा ये जो मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स सस्पेंडेड इनटू मेडुला, यानी कि कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में सस्पेंड कर जाता है। इस सस्पेंडेड पार्ट को हम नाम देते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या नाम देते हैं? Renal column of Bertini. कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो बताइए इनर सरफेस आपको थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. बेटा जो मेडुलरी पिरामिड है, इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन। तो बेटा अब मैं आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा कि नेफ्रॉन किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं नेफ्रॉन का भी दूंगा यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं नेफ्रॉन में। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं नेफ्रॉन। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को पॉइंट सारे? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इधर देखिए नेफ्रॉन्स का पहले मैं स्ट्रक्चर येलो कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देता रहे नेफ्रॉन चलता हुआ। ये देखिए पीसीटी आ गया, इसके बाद ये यू शेप हेनले लूप आ गया, हेनले लूप जाके कनेक्ट हो गया डीसीटी से, और डीसीटी सारा ओपन हो गया
कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट ने फिर बना दी डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर? आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कलर चेंज नहीं होता क्या? चलो चलिए, अब देखिए होता क्या है, पहले नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे नेफ्रॉन में नेफ्रॉन को हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं बेटा, और इसका एक और नाम है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन की जो शुरुआत होती है वो बोमेन्स कैप्सूल से होती है। तो ये बोमेन्स कैप्सूल है, आपको बोमेन्स कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, दिखाई दे रहा है बोमेन्स कैप्सूल आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। अरे कौन है ये? देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बोमिन्स कैप्सूल। क्या नाम है इसका, जल्दी बोलो। बोमेन्स कैप्सूल। Bowman's capsule. हाँ, बोमिन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये जो आ रही है बेटा, ये है ए फ्रंट आर्टेरियोल। एफ्रंट आर्ट्रियोल्स हैं, और ये एफ्रंट आर्ट्रियोल्स वाइड होती हैं, यानी कि इनका जो डायमीटर है ज्यादा होता है। देखो चौड़ी दिखाई दे रही होंगी, मैंने चौड़ी बनाई है। और ये आने के बाद बोमिन्स कैप्सूल के अंदर नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ।
ग्लोमेरुलस। 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 इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और फिर ये ग्लोमेरुलस क्या है एक तरह से यहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज। क्या है, जल्दी बोलो। ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज। हाँ, और फिर Blood ये ब्लड capillaries। कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के जो बनाती हैं उसको बोलते हैं ई फ्रंट आर्ट्रियोल। ई फ्रंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ई फ्रंट। तो ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर ए फ्रंट से कम होता है, यानी कि ये क्या होती हैं, वाइड होती हैं, और ये उससे क्या होती हैं, Nerve। नैरो होती हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? यस Yes सर। sir। Yes, sir. और बेटा जब बोमेन्स sir। कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाकर हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल, या मेल्पिजियन बॉडी भी कहते हैं, मेल्पिजियन बॉडी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस Yes, sir. Yes sir। अब Yes बेटा sir, आ रही है। अब जो बोमेन्स कैप्सूल होता है बेटा यहाँ पर, वो डबल लेयर होता है, यानी कि 2 लेयर होती हैं बोमेन्स कैप्सूल में। ये जो आउट बाहर की लेयर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। इसका नाम है पैराइटल लेयर। और जो सबसे अंदर की दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इनर लेयर, इनर लेयर। और ये होती है विसरल लेयर। कौन सी लेयर होती है? Visceral layer. विसरल लेयर होती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो कोई चीज मोटे पाइप से आ रही है और पतले पाइप से जा रही है, यानी कोई चीज मोटे पाइप से आ रही है और फिर उसके बाद वो नैरो हो गई और पतले पाइप से फिर जा रही है। तो एक जो यहाँ पे प्रेशर होगा, वो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, जब टकराएगा, एक कोई मोटे पाइप से कोई चीज आ रही है और फिर पतले पाइप से, तो प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? Increase। और जहां पर ये जंक्शन होगा, वहां पे प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अरे बोलिए। Yes sir। तो Yes, sir. हाँ, तो बेटा क्या होगा, इधर देखिए, ए फ्रंट आर्टियोल्स का डायमीटर ज्यादा है तो यहाँ से ब्लड प्रेशर के साथ आएगा, और चूंकि वो ग्लोमेरुलस में डिवाइड हो गया, यानी कि ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज नैरो होती हैं, तो मोटे पाइप से ब्लड आ रहा है और पतले पाइप में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड के जो ए फ्रंट आर्टियोल्स के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है, वो ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा, ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में। क्योंकि आउटर और इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के बीच के स्पेस को हम नाम देते हैं ल्यूमन, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सूलर स्पेस, कैप्सूलर स्पेस। ठीक है, तो जब मोटे पाइप से ए फ्रंट आर्टियोल जो है उसका वो मोटा पाइप है, यानी कि उसकी डायमीटर ज्यादा है, तो जब मोटे पाइप से ब्लड आएगा और पतले पाइप में डिवाइड हो जाएगा, तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और फिल्टर करके ब्लड प्लाज्मा का जो कॉन्स्टिट्यूंट ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में आएगा, उसको आप नाम दोगे फिल्ट्रेट। क्या नाम दोगे? Filtrate. फिल्ट्रेट। Filtrate। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक ये पॉइंट? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes sir। यस हाँ। सर। अब क्वेश्चन ये होता है कि उठता है यहाँ पर कि ये जो फिल्ट्रेशन हुआ, इस फिल्ट्रेशन में, यानी कि फिल्ट्रेशन जब ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस ही तो है, तो जब ग्लोमेरुलस से ल्यूमन में गया तो कितनी मेम्ब्रेन को पार करके फिल्ट्रेट जो है ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचा, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अरे बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। Yes, sir. Yes sir। देखिए, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल बनाया मैंने, मेरी बात को समझना, बड़ा सा बना रहा हूं। तो बोमेन्स कैप्सूल में ये तो आउटर लेयर हो गई इसकी, और ये कौन सी लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। क्लियर? आउटर लेयर को क्या बोलते थे हम, पैराइटल लेयर, Parietal. और इनर लेयर को हम क्या बोलते थे, Visceral. विसरल लेयर। क्लियर? अब ये जो है यहाँ पर ए फ्रंट आर्टियोल्स आया और ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
तो ये क्या है, इसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या Efferent है, arteriole. ग्लोमेरुलस Bowman's capsule. एफरेंट आर्ट्रियोल। हाँ, glomerulus. ठीक है। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना पार्ट जो है कट कर दिया। तो इतना पार्ट जब मैं कट करके दिखाऊंगा तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहली बात, ये ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज ही तो हैं, अरे बोलिए। और ब्लड कैपिलरीज किससे Yes. सराउंड होती हैं, एंडोथीलियम से, मैंने बताया था। यस सर। एंडोथीलियम से, है ना। तो एंडोथीलियम, तो देखिए एंडोथीलियम क्या है, स्क्वामस एपिथीलियम ही तो है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज में उसे स्पेशल नाम दे दिया एंडोथीलियम। अरे नहीं, बात समझ में आई। Yes, sir. ठीक है। तो देखो एंडोथीलियल जो सेल्स होंगी, ये देखिए इस तरीके से एंडोथीलियल सेल्स होंगी, ये एंडोथीलियल सेल्स है। ठीक है। तो ये जो आपको यानी कि ये एंडोथीलियल सेल्स है, ऐसे ही इसके अंदर ये एंडोथीलियल सेल्स हो गई। ठीक है। और इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अरे नहीं समझ में आ रही बात, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अरे बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है। तो ये जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है, ये जो दिखाई दे रही है ये कौन सी सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल। ठीक है। और दो एंडोथीलियल सेल्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। Fenestra. फेनिस्ट्रा। ठीक है। अब आप लोग जानते हो एंडोथीलियल सेल्स क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके ऊपर रेस्ट कर रही होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes. तो यानी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये स्ट्रक्चर तो आपकी हो गई किसकी, ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी, ग्लोमेरुलस की। किसकी स्ट्रक्चर हो गई ये जल्दी बताओ, ग्लोमेरुलस की। Glomerulus. ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, आप बताओ, अब किसके टच में आएगा, इधर देखिए। Bowman's capsule. हाँ, अब बोमेन्स कैप्सूल की ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर। बेटा जो आउटर लेयर होती है बोमेन्स कैप्सूल की, ये भी बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है, Squamous epithelium. Squamous epithelium. और जो विसरल लेयर होती है बेटा, ये भी बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम की। ये मैंने लिखवाया भी था वहां एग्जाम्पल। ठीक है। तो आउटर लेयर तो पूरी की पूरी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है, इनर लेयर जो है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। अब इनर लेयर के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल पार्ट। ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सारा है सेंट्रल पार्ट। अरे बात समझ में आई नहीं आई, अरे बोलिए। तो फिल्ट्रेशन कौन सा पार्ट करेगा, सेंट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट, हाँ पेरिफेरल पार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो पेरिफेरल पार्ट है वो तो स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, यानी कि स्क्वामस सेल का बना हुआ है। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है उसमें स्क्वामस सेल जो है मॉडिफाइड होके पोडोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं जल्दी बताओ, Podocyte cell. पोडोसाइट सेल्स। अब पोडोसाइट सेल्स किस तरीके से होती हैं, अब वो समझो। देखो पोडोसाइट सेल्स बना रहा हूं, इस तरीके से होती हैं पोडोसाइट सेल्स। ये पोडोसाइट सेल्स हो गई। अब ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं, ये पोडोसाइट सेल्स किसका मॉडिफिकेशन है, जल्दी से बताएं। Squamous epithelium. स्क्वामस सेल। Squamous epithelium. हाँ, तो ये भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगी। तो ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। नहीं बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. और ये ऊपर वाले की हो गई, थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि दिखाई दे। ठीक है। और दोनों की दोनों लेयर जो होंगी बेसमेंट, वो आपस में क्या करती हैं, फ्यूज कर जाती हैं। ये फ्यूज हो गई। अरे नहीं समझ में आई बात। Yes, sir. ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यानी कि ये हो गई आपकी कौन सी सेल्स, इनको बोलेंगे हम पोडोसाइट सेल।
Podocyte cell. और पोडोसाइट सेल्स में ये जो ओपनिंग दिखती है दिस इज कॉल्ड स्लिट पोर्स, इनको बोलते हैं स्लिट पोर्स, या इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर, फिल्ट्रेशन पोर। ठीक है, और ये जो दिख रही है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नई बात समझ में आ रही। और ये जो पोडोसाइट सेल्स के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड फीट, और इन फीट को बोला जाता है पेडिसिल। नई बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir. अब क्या Yes, है, sir. अब क्या है, ब्लड इसमें फ्लो करता जा, तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो एंडोथेलियल सेल्स के जो बीच में फेनिस्ट्रा है उससे निकलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेंगे और स्लिट पोर्ट से फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आ जाएंगे, इस तरीके से। नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है फिल्ट्रेशन के बारे में? बताओ बेटा, देखो कॉन्फिडेंस से Yes, बोलो, अगर sir. सीख रहे हो तो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज आनी चाहिए Yes, sir. सब। ठीक है, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वो कितनी कितनी लेयर से बनी है, 3 लेयर से। और वो 3 लेयर क्या है, पहली लेयर का नाम है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, फेनिस्ट्रा। पहले तो वो उसको क्रॉस करा, फिर सेकंड लेयर कौन सी आ गई, फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. और थर्ड Yes, लेयर sir. कौन सी हो गई, थर्ड लेयर कौन सी होगी, Podocyte. विसरल विसरल लेयर ऑफ वोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर कौन सी सेल्स थी, पोडोसाइट सेल। नई बात समझ में आई? Yes, तो sir. Yes, sir. ये तीनों Yes, sir. लेयर्स से मिलके यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन sir. बताई। बताओ सीखा नहीं सीखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब एक तो ये आज लैपटॉप भी गड़बड़ कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंट्रल पार्ट की जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं ऐसे। अब समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, और इनसे क्या होता रहता है, फिल्ट्रेशन होता रहता है। आप पता लग गया होगा कैसे होके जा रहा है। नहीं क्लियर हुई आप लोगों को पॉइंट हो गया sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इतनी बात आप लोगों ने जान ली। ठीक है, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसके बाद आगे छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, लीजिए, घर में बैठ के अपने यहाँ पर सोचेंगे, बनाएंगे। ले लिया? Yes, sir. Scroll down करना. जल्दी से लीजिए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी पता लग गई, ठीक है, और आपको ल्यूमन भी पता लग गया, सब पता लग गया। चलिए अब आ जाते हैं वहीं पे। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, एफरंट आर्टियोल्स जो है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है और नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। उन ब्लड कैपिलरीज को क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और फिर वो ग्लोमेरुलस की सारी ब्लड कैपिलरीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, जल्दी बोलो, आगे आगे। Efferent artery. Different arteries. हाँ, इफरंट आर्टियोल्स। ठीक है, अब ये जो इफरंट आर्टियोल्स हैं ये आगे की तरफ जाके नेफ्रॉन का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उसके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क में डिवाइड हो जाती हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को हम नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम देते हैं? Peritubular capillaries. Peritubular हाँ, capillaries. और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो कैपिलरीज हेनले लूप के पैरेलल होती हैं उनको हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यानी कि एफरंट आर्ट्रियोल्स ने एंटर किया
बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में डिवाइड हुआ, सारे ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड कैपिलरीज यूनाइटेड हो गई, बना दिया इफरेंट आर्ट्यूल्स। इफरेंट आर्ट्यूल्स ने नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को चारों तरफ से एक नेटवर्क की तरह घेर लिया, जिसको नाम दे दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो ब्लड कैपिलरीज नेफ्रॉन के पैरेलल हैं, दैट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। क्लियर है सब लोगों को? फिर ये पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं ये बाहर की तरफ आ जाती हैं और फिर ये आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के जो है रीनल वेन्स में खुल जाती हैं और फिर ये बाहर चली जाती हैं। नई बात समझ में आई? आगे सर। यस यस सर। सबको क्लियर है? अब क्या होता है जब यहाँ पर अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इनको एक साथ मिलाकर बोलते हैं रीनल कैप्सूल या बोलते हैं मेलपीजियन बॉडी, मैंने आपको बताया था। तो एफरंट आर्टियोल्स का डायमीटर बड़ा होता है, इफरंट आर्टियोल का डायमीटर छोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज मोटे पाइप से आएगी, पतले पाइप से जाएगी, तो जहां पर जंक्शन होगा वहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा और ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो फिल्टर होकर कहाँ पे आ जाएंगे, ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। क्लियर? जिसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट। बताइए। फिल्ट्रेट। यस सर। लेकिन जब यहाँ Yes, पे sir. फिल्ट्रेशन होगा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का, तो उसके साथ कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाएंगे जिनका साइज छोटा है। तो जब साइज छोटे होने की वजह से वो भी फिल्टर हो जाएंगे यूजफुल सब्सटेंस, तो बेटा इसका मतलब फिल्ट्रेट के अंदर हार्मफुल सब्जेक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट भी है और यूजफुल प्रोडक्ट भी है। अगर यूजफुल प्रोडक्ट यूरिन के साथ रास्ते बॉडी से बाहर चले जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, तो बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब उन यूजफुल प्रोडक्ट का जो फिल्टर हुए हैं यूजफुल प्रोडक्ट, उनका वापस ब्लड में जाना जरूरी है ताकि ब्लड का कंपोजिशन मेंटेन रहे। तो इसीलिए उन यूजफुल प्रोडक्ट का डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए उसको नाम देते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। और जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है बेटा, हमेशा याद रखो, नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा वाटर चाहिए होता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए चूंकि वाटर की जरूरत होती है, तो अगर वाटर यूरिन से ज्यादा एलिमिनेट हो गया तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर ज्यादातर एंजाइम हाइड्रोलेज क्लास के हैं, यानी कि उनको वर्क करने के लिए पानी की यानी कि वाटर की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो गया तो वह एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगी और आदमी की डेथ हो जाएगी। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। इसीलिए यहाँ पे किडनी Yes, दो sir. काम, यहाँ पे नेफ्रॉन दो काम करेगी। जो यूजफुल प्रोडक्ट है उनको तो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन में कन्वर्ट करेगी, लेकिन कोशिश ये करेगी कि वाटर का लॉस कम हो ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? यस सर। हाँ। अब जो ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे मूव करेगा और सबसे पहले पार्ट में पहुंचेगा पीसीटी, जिस पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बेटा जब ये धीरे धीरे करके, तो इसका मतलब जो बोमेन्स कैप्सूल का लोअर पार्ट होता है वो किस पार्ट से कनेक्ट होता है, पीसीटी पार्ट से कनेक्ट होता है। और पीसीटी पार्ट में जैसे ही फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो बेटा पीसीटी पार्ट के अंदर नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब आप कहोगे सर क्यों होता है? क्योंकि बेटा पीसीटी लाइंड होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविल्लाई, यानी कि पीसीटी में क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है और उसके साथ वहां पर माइक्रोविल्लाई होती हैं, जिसकी वजह से पीसीटी वाले पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेट अगर यहाँ पे 100% फिल्टर हुआ था, तो उसका 65 से 70% पार्ट जो है पीसीटी के अंदर ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए अगर आपसे पूछें कि नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, पीसीटी पार्ट पे आप टिक लगाओगे। और कितना होता है? 65 से 70%। बताइए ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। यस ठीक सर। है। तो चूंकि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविल्लाई मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर माइक्रोविल्लाई के लिए आता है। अच्छा एक चीज और, पीसीटी वाले पार्ट में
रीअब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम होता है, लेकिन पीसीटी वाले पार्ट में सिक्रीशन भी होता है। अब आप कहोगे सर ये रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है क्या? देखो दोनों बातें समझो। देखो रीअब्जॉर्प्शन तो इसलिए जरूरी है ताकि जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस ब्लड में चले जाएं। तो वो कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं? तो बेटा यहां से देखो पीसीटी वाले पार्ट से वो रीअब्जॉर्ब होके जाएंगे बाहर वाले पार्ट में, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। बाहर की तरफ क्या है नेफ्रॉन से? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। नई बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गया? यस सर। Yes, और sir. बदले में जो नाइट्रोजन वेस्ट या जो वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर फिल्टर नहीं हो पाए हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिनका नहीं हो पाया है, वो अब क्या करेंगे? ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड प्लाज्मा है उससे डिफ्यूज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ट्यूबुलर सेल्स में जाएंगे और ट्यूबुलर सेल्स से जाकर फिल्ट्रेट में मिक्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। बात समझ में आई? यानी कि फिल्ट्रेट से ब्लड प्लाज्मा में जाना कहलाएगा रीअब्जॉर्प्शन और ब्लड प्लाज्मा से फिल्ट्रेट में आना कहलाएगा सिक्रीशन। नई बात समझ में आई? और इसमें चूंकि जो भी चीजें लेन देन का काम कर रहा है, यानी कि फिल्ट्रेट से लिया और ब्लड प्लाज्मा को दे दिया, तो इसको बोल दिया रीअब्जॉर्प्शन, और फिर ब्लड प्लाज्मा से लिया फिल्ट्रेट को दे दिया, तो ये क्या हो गया? सिक्रीशन। तो बीच में कौन काम कर रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे काम करता है मिडिलमैन का। तो ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब एक बात ये भी पूछ सकते हो सर, पीसीटी में एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है या पैसिवली? बेटा देखो, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। तो बेटा पीसीटी वाली जो पीसीटी पार्ट होता है, पीसीटी पार्ट के अंदर जो पीसीटी सेल्स होती हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल का नंबर ज्यादा होता है। तो ना तो फूड की कमी है ना माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है, इसीलिए पीसीटी वाले पार्ट में ज्यादातर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, एक्सेप्ट वाटर। केवल वाटर को छोड़कर पीसीटी पार्ट के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है और बाकी सभी पार्ट का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिवली होता है। Actively. एक्टिवली होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ, इतना पहले आप सोचो। बताइए, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. अब यस सर। इसका मतलब पीसीटी में मेनली एब्जॉर्प्शन कैसा है? रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली और एक्सेप्ट वाटर। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर कैसा होता है पीसीटी में? जल्दी से बोलो। पैसिव। पैसिवली, यानी कि उसमें एनर्जी Passively. यूटिलाइज नहीं होती। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जो पीसीटी में किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कितने % होता है ये भी पता होना चाहिए। तो बेटा पीसीटी के अंदर अगर रीअब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो लगभग 85% वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के अंदर। ठीक है, तो 85% तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लगभग 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव आयंस, के पॉजिटिव आयंस, SO3 निगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस और Cl निगेटिव आयंस, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है लगभग 70 से 80%। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और अगर यहां पर यूजफुल प्रोडक्ट में ग्लूकोज फिल्टर हुआ है तो लगभग 100% जो ग्लूकोज है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी के अंदर। तो यानी कि 85% वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब हो गया और 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया। किस पार्ट में? जल्दी से बताएं। पीसीटी। पीसीटी पार्ट में। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पर क्या होगा पीसीटी के बाद? अब रीअब्जॉर्प्शन के साथ अब यहाँ पे होगा सिक्रीशन। सिक्रीशन। तो सिक्रीशन कहां से आएगा?
ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ट्यूबुलर सेल्स और ट्यूबुलर सेल से फिल्ट्रेट। ये तो बात होगा, अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो किसकी पीसीटी पार्ट में किस चीज का सिक्रीशन होगा? दो चीजों का सिक्रीशन होगा, एक होगा H पॉजिटिव आयंस का और एक होगा NH4 पॉजिटिव आयंस का। किस किस का सिक्रीशन होगा? जल्दी से बोलो, बोल के तो सीखोगे। H positive Positive और and H4 positive. NH4 positive. पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव आयंस का, NH4 ठीक है। positive हाँ, ion. तो जब ये मैकेनिज्म यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की हो जाएगी तो फिल्ट्रेट गोज टू डाउन। अब आप आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आगे की तरफ मूव करता हुआ अब जो है फिल्ट्रेट पहुंचेगा यू शेप्ड कैनाल में, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं। Loop of Henle. हाँ, लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में जाएगा, ठीक है। अब जो ये लूप ऑफ हेनले है, इसके दो पार्ट होते हैं। जो नीचे की तरफ डक्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जा रही है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को आपस में एक कैनाल डक्ट, एक यूज कैनाल डक्ट जो है कनेक्ट करती है, जिसको हम नाम देते हैं कर्व्ड बेस। तो यानी कि जो हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब होता है और जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, जल्दी से बताएं। कर्व्ड बेस, Curve base. Curve base. कर्व्ड बेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। तो देखो बेटा, जो फिल्ट्रेट है धीरे धीरे अब आगे की तरफ मूव करेगा नेफ्रॉन में और अल्टीमेटली पहुंचेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो बेटा जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, या पूरा का पूरा अगर हम हेनले लूप की बात करें तो हेनले लूप सराउंडेड होता है स्क्वामस एपिथेलियम से। किससे सराउंड होता है? Squamous epithelium. स्क्वामस एपिथेलियम से सराउंड होता है। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो परमेबल होता है, ये केवल वाटर के लिए परमेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा उससे वाटर जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने लगेगा वाटर। तो बताओ फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन नीचे जाने पे बढ़ेगी घटेगी? Increase होगी. इंक्रीज होगी। बढ़ेगी। इसका मतलब जब कर्व्ड बेस में फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एक बात सुन लो, जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो बेटा पीसीटी वाले पार्ट के अंदर ऑस्मोलैरिटी होती है 300। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो यानी कि 300 से 400 ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, 500, 600, 800, 1000 और अल्टीमेटली कर्व्ड बेस के अंदर ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1200। कितनी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी? 1200. 1200। अरे क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद जो है फिल्ट्रेट अब एंटर करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो जब असेंडिंग लिम्ब पे एंटर करेगा तो ये असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब का उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर के लिए तो इम्परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? परमेबल। तो जो फिल्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन या NaCl भी कह सकते हैं, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? Decrease होगी. इसीलिए ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि 1200, 1000, 800, 600, 500, 400, 300 और अल्टीमेटली डीसीटी में जाते जाते ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 200। तो 200 ऑस्मोलैरिटी है, तो बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है? कम है. कम है। तो कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वाटर ज्यादा है, यानी कि डाइल्यूट कंडीशन में है वो। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो वाटर है अगर ये यूरिन के साथ ज्यादा लॉस हो जाए तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अब हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि उस वाटर को मैं क्या रीअब्सॉर्ब कर लूं। तो इसीलिए यहां पर एक हार्मोन एक्ट करेगा जिसका नाम है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे वर्क कैसे करेगा। तो होगा क्या, जब यहाँ पे 200 ऑस्मोलैरिटी होगी तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? Osmoreceptors. ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ऑस्मोलैरिटी को चेक कर लेंगे
वो देखेंगे अरे ये तो 200 ऑस्मोलिटी है, इसका मतलब वाटर ज्यादा है, तो वो तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है न पहुंचेगा किसके पास, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के पास पहुंचेगा ब्रेन के, और हाइपोथैलेमस बनाएगा एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाएगा, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और वो एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, ठीक है, और वहां से रिलीज होकर जल्दी से आएगा और डीसीटी वाले पार्ट के अंदर पहुंचने के बाद वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ताकि यूरिन कंसंट्रेट हो सके, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई। अब दूसरी बात और सुनो, अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई डीसीटी पार्ट में एडीएच की। अब क्या है, इस एडीएच, यही एडीएच क्या करता है, ये चेक करता रहता है कि यूरिन के वाटर के बॉडी में वाटर ज्यादा है या कम है। अब दो कंडीशन में एडीएच हार्मोन कम ज्यादा सेक्रेट होगा, यानी कि इसका हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, तो सपोज हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, एडीएच बहुत ही कम रिलीज हो रहा है, तो एडीएच जब बहुत कम रिलीज होगा, सपोज किसी, अभी ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई कि कम ज्यादा हो रही है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन कम बन रहा है, तो एडीएच हार्मोन कम बनेगा तो डीसीटी वाले पार्ट के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, तो यूरिन से वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा उसको, यूरिन से वाटर का लॉस ज्यादा होगा। अरे बोलिए। यस सर। तो Yes, यूरिन Yes, कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन को, जब यूरिन से वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया बोलते हैं, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस। क्लियर? ये तो हाइपोसिक्रीशन हो गया एडीएच का। अगर हाइपर सिक्रीशन रिलीज हो रहा है, यानी कि एडीएच बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो वो यूरिन को, वो वाटर को क्या करेगा, ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा, पास करना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं, बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ। दूसरा बेटा क्या होता है, डीसीटी वाले पार्ट में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होके आता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं, और वो डीसीटी वाले पार्ट के अंदर सोडियम प्लस वाटर का रीअब्सॉर्ब करता है। तो अगर आपसे डीसीटी पार्ट में पूछें कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन सा करता है, तो आप एडीएस पे टिक लगाओगे, लेकिन अगर लिखा आता है वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो तब टिक लगाओगे एल्डोस्टेरोन पर। क्लियर हुआ? Yes, sir. और बेटा डीसीटी वाले पार्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है बेटा? यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ SO3 निगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे Cl निगेटिव का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और बदले में यहाँ पे सिक्रीशन भी होगा डीसीटी में। सिक्रीशन किसका होगा? K पॉजिटिव आयन का, NH4 पॉजिटिव आयन का और H पॉजिटिव आयन का। तो देखो अब क्वेश्चन बदल गया, यानी कि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर K पॉजिटिव आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, और डीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है? सिक्रीशन। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में उल्टा लिख रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम में ठीक दे रखा है, थ्योरी में गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिख रखा है, तो वो मत पढ़ना। जो मैंने बताया हायर बुक का वो ठीक है। इसीलिए सारे की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और जितने भी वो है टीचर, वो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं ताकि हमें कंट्रोवर्सी का सामना ना करना पड़े। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसका क्लियर आंसर क्या है। इसका क्लियर आंसर ये है कि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और डीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? सिक्रीशन होता है। और जो मैं बता रहा हूं वो टिक लगाना, आपका आंसर 100% सही जाएगा। अगर नहीं गया तो तुम मुझे बता देना। अरे बोलो। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये बताइए कंसंट्रेट हो गया, डाइल्यूट हो गया? कंसंट्रेट हो गया। अब ये फिल्ट्रेट एंटर करेगा अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट वो डक्ट होती है जिसमें नेफ्रॉन के डीसीटी आकर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जैसे ही फिल्ट्रेट आएगा, तो अब उसे नाम देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि उसको यूरिन नाम देंगे, और यूरिन की वो फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूरिन अपीयर इन, तो आप टिक लगाओगे कलेक्टिंग डक्ट।
क्लियर। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा, ये भी लाइंड होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम की। डीसीटी भी क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है और कलेक्टिंग डक्ट भी क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है? दो चीजों का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर होगा। सबसे पहले होगा वाटर का, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन कलेक्टिंग डक्ट। तो इसीलिए अगर बच्चों से पूछते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कहां पर होता है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट पे टिक लगाता है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने कंफ्यूज कर दिया यहां पर। 80 उनका कहने का मीनिंग ये है, एक्चुअली उन्होंने शॉर्ट में लिख दी वो चीज, तो उसको उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। 85% तो आपका पीसीटी पार्ट में ही रीअब्जॉर्ब हो गया था। बाकी जो रिमेनिंग 15% था, उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होता है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। तो उसका मीनिंग ये था। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट, तो आप पीसीटी पे टिक लगाओगे, ना कि कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बेटा, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो आप टिक लगाओगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होके डीसीटी पे खत्म हो जाता है। अरे नहीं, बात समझ में आई? यस सर। एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और बदले में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन सेम ऐसा ही होगा जैसे डीसीटी में हुआ था। किस चीज का सिक्रीशन होगा? 3 चीजों का होगा, के पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन एंड NH4 पॉजिटिव आयंस। उनका क्या हो जाएगा? सिक्रीशन हो जाएगा। क्लियर सर? ठीक है, पहले इतनी बात समझो, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब आप ये भी तो मुझसे पूछ सकते हो, सर ये बार बार सिक्रीशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिक्रीशन इसलिए हो रहा है ताकि जो आपका ब्लड है उसकी ब्लड की पीएच मेंटेन रहे, उसका आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए बार बार सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक फैला रहता है, और फिर मेड्यूला वाले पार्ट के अंदर कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़कर बना देती है डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बना देती है? डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी से जो यूरिन है रीनल पैपिला के थ्रू, याद आया रीनल पैपिला पिरामिड के टॉप पे दिखाया था, उस रीनल पैपिला के, हाँ, रीनल पैपिला के थ्रू यूरिन को लेकर आएगा माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स से आ जाएगा मेजर कैलिसिस में, और मेजर कैलिसिस से आ जाएगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यूरिटर, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाएगा, फिर यूरिथ्रा में आएगा, और फिर आउटसाइड। नहीं समझ में आया यूरिन का पाथ? आ गया सर। आ गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछते हैं कि कौन सा पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा मेडुला। तो मैंने इस नेफ्रॉन को डिजाइन भी इस तरीके से किया है कि आप बता सकते हो। देखो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कौन कौन सा है। देखो कॉर्टेक्स का ये क्या है? इंटेस्टिशियल फ्लूइड है, और ये मेडुला का इंटेस्टिशियल फ्लूइड है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कौन कौन सा पार्ट हो गया नेफ्रॉन का? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मेडुला वाले पार्ट में क्या हो गया? हेनले लूप। नई बात समझ में आई? आगे सर। आ गई? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर ये नेफ्रॉन देखें तो बेटा हमारी बॉडी में 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी में कॉमन नेफ्रॉन है। लगभग 80% जो नेफ्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन की पहचान ये है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो हेनले लूप होता है वो शॉर्ट होता है। तो हेनले लूप शॉर्ट होता है तो मेडुला के ज्यादा डीप तक नहीं जाते, ठीक है। इसीलिए वो वाटर का कंजर्वेशन भी नहीं करते, वाटर कंजर्व, क्योंकि उनका हेनले लूप छोटा है तो वाटर ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, तो वाटर कंजर्व ज्यादा नहीं होगा, तो यूरिन से वाटर लॉस ज्यादा होगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उन नेफ्रॉन्स का हेनले लूप लंबा होता है। तो जब हेनले लूप लंबा होगा, हेनले लूप लंबे होने की वजह से वो वाटर का कंजर्वेशन क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि वाटर ज्यादा निकलेगा। अरे बोलिए, तो वाटर कंजर्व ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी में 20% होते हैं। इसका मतलब जब भी हमारी बॉडी को वाटर कंजर्व करने की जरूरत होती है तब कौन से नेफ्रॉन काम करते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काम करते हैं। और बाकी नॉर्मल कंडीशन में कौन से काम करते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्लियर है इतना पॉइंट?
यस तो सर। इससे आप एक आइडिया और लगा सकते हो कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कंगारू, रैट, कैमल, ये जो जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स नंबर ग्रेटर होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, क्योंकि वहां पर वाटर कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक मार्फोलॉजी बताई है, कुछ फिजियोलॉजी भी ऐड करी है इसके अंदर। तो बताओ आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? किसी के दिमाग में कोई Yes, कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई चीज? सर हाँ, कलेक्टिंग डक्ट में सर कौन कौन सा रीअब्जॉर्प्शन होता है? एक वाटर का और दूसरा वाटर का होगा और यूरिया का होगा। यूरिया का। हाँ, रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो वाटर का होगा और यूरिया का होगा। यूरिया का क्यों होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया? ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ताकि ना तो अब लेन देन बंद हो जाए। जब दोनों तरफ आइसोटोनिक मीडियम हो जाएगा तो लेन देन नहीं होगा और वो यूरिन एंटर कर जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी में। ओके सर। ठीक है, और सिक्रीशन होगा के पॉजिटिव, एच पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। अरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गई मार्फोलॉजी? तो एक क्वेश्चन और है हाँ बोलो। सर, वो जो फिल्ट्रेट होता है वो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, लार्जर पार्टिकल होते हैं? बेटा लार्जर पार्टिकल तो फिल्टर ही नहीं हो सकते। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, जो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वही फिल्टर होंगे। नाइट्रोजन वेस्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉलर साइज के होते हैं, इसलिए वो फिल्टर हो जाते हैं। ओके। ठीक है, चलिए तो यही मार्फोलॉजी जो मैंने पढ़ाई है अब ये मैं रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बेटा एक चीज मैं आपको एक कहावत छोटी सी कहना चाह रहा हूँ, उस बात से शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सीधी बात है, देखो बेटा जब एक बात होती है, जब लोहा गर्म हो ना उसके ऊपर तभी चोट मार देनी चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि वो शेप ले लेता है जैसे हम शेप चाहते हैं। सेम इसी तरीके से चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल जस्ट आपने अभी पढ़ा है। अगर ये आज ही आप पढ़ दोगे, आज की तारीख में ही 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ दोगे, तो जिस इसको जहां याद करने में आपको 3 घंटे लगेंगे, आप 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर याद कर लोगे, क्योंकि अभी आपको सब कुछ याद है। लेकिन अगर आज आप पढ़ते हो 2-3 घंटे के अंदर तो आधा घंटा, शाम तक पढ़ते हो 1 घंटा, कल पढ़ते हो 2.5 घंटे और परसों पढ़ते हो 4 घंटे और उसके बाद पढ़ते हो तो बिल्कुल याद नहीं होगा, लगेगा कि सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, तो और एक जो स्कॉलर होता है ना उसकी सोच ये कहती है, जो एक टॉपर होता है या एक स्कॉलर होता है उसकी सोच ये कहती है कि सेव टाइम। जितना टाइम वो सेव करता है उतना ही वो अदर सब्जेक्ट्स को टाइम देता है जो उसके वीक है। तो अगर आप स्कॉलर हो और आप नीट के में एक अच्छी रैंक निकालना चाहते हो, इंडिया के टॉप कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो, तो सेव योर टाइम। आप अपने टाइम को सेव करो ताकि आप वीक सब्जेक्ट पे या वीक टॉपिक पे ज्यादा वर्क कर सको। ठीक है, तो आप खुद बताओ इस चैप्टर को आप आधे घंटे में पढ़ना चाहोगे या 4 दिन बाद 4 घंटे पढ़ना चाहते हो इस चैप्टर को? आधे घंटे में। आधे घंटे में। तो इसीलिए विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स या टुडे आप इस चैप्टर को पढ़ दो जितो। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्लास का टॉपिक क्लास के दिन ही पढ़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, क्लास का टॉपिक तो पढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है क्लास का टॉपिक तो चल रहा है, पीछे का पढ़ते रहते हैं। वो आगे का भूलते जाते हैं, पीछे का पढ़ते जाते हैं, फिर वो पीछे से आगे की तरफ आते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। वो इसी मझधार में रह जाते हैं और नीट का एग्जाम आ जाता है, फिर वो अपना सुहा कर देते हैं, खराब कर देते हैं पेपर। आज की तारीख में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आप स्मार्ट वर्क सीखो कि स्मार्ट वर्क होता किस तरीके से है। आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, जिस चीज को याद करने में लोगों को 1 हफ्ता लगता है, मैं 1 दिन में या आधे दिन में याद करके सुना दूंगा, क्योंकि मुझे स्मार्ट वर्क करना आ गया है। तो आप अगर वो स्मार्ट वर्क सीख गए ना तो सिलेक्शन तो चुटकियों का खेल है। ठीक है, एक दिन मैं आप लोगों की क्लास लूंगा स्मार्ट वर्क की 15 मिनट की, क्या कि स्मार्ट वर्क होता क्या है, मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करने हैं। जानना चाहोगे आप लोग? यस सर। यस सर। सर आप या- ही आज ले ही लीजिए। देना आज सर। ही अभी ले लो सर। नहीं, नहीं, आज ही ले लो सर। आज नहीं 3 मिनट दे देना हाँ, सर। ये 15 मिनट की स्मार्ट क्लास बताऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि जैसे एक स्कॉलर है, जैसे मैंने 3 टाइम्स ऑल इंडिया क्लियर किया है, ठीक है, तो मैंने उससे कुछ चीजें सीखी हैं लाइफ में। वो चीजें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि हम क्या सोचते थे, कैसे हमने क्लियर की, कैसे मैं ऑल इंडिया 2nd रैंक भी निकाली है मैंने पीजी में। ठीक है, तो मैं ये सिखाना चाहूंगा कि आप लोगों को किस तरीके की सोच होती है स्कॉलर की, वो कैसे स्मार्ट वर्क करता है। अगर वो सीख गए आप, तो आपको जो काम 4 घंटे में लगता है वो काम आप 40 मिनट में कंप्लीट करोगे। वो चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। अभी तो सब्जेक्ट से पीछा नहीं छूट रहा, पहले सब्जेक्ट थोड़ा हो जाए। ठीक है, सिखाएंगे, सब सिखाऊंगा।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों के माइंड में जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी बस वो रखनी है, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए लिखा है, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लेडर एंड ए यूरिथ्रा। 4 पार्ट से जो है कंसिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी। तो किडनी में मैंने आपको बताया था रेडिश ब्राउन होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। ये तो आप पढ़ लोगे ना सारा कुछ? यस अरे सर। हाइलम मैंने पढ़ाया था, याद आ Yes, गया? sir. हाइलम याद आया? Yes, इसके sir. बाद लेयर्स ऑफ किडनी पढ़ाई थी, ठीक है, याद आ गया होगा। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर बताया पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यूरेटस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको वॉल ऑफ यूरेटर बताई सारी की सारी, सारा याद होगा आपको। फिर मैंने आपको कहा था जो बीच वाली मस्कुलर कोट लेयर होती है उसमें 3 लेयर होती है, आउटर भी लॉन्गिट्यूडनल, इनर भी लॉन्गिट्यूडनल, बीच में सर्कुलर। जो चीज मैंने जैसे समझाई है बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लेडर। याद आ रहा है यूरिनरी ब्लेडर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर की लेयर्स याद आ गई होंगी। और मैंने आपको कहा था कि जो मिडिल वाली होती है मिडिल लेयर, उसमें कितनी लेयर्स हो जाएंगी यूरिनरी ब्लेडर में? आंसर देते जाओ। 4 लेयर। 4. 4 लेयर। ओ, हाँ देखो 4 लेयर्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये तो बेटा देखो यहाँ पे ना इसमें पेज आ गया, तो उस बच्चे ने आगे की तरफ जो है, ये देखिए ये पेज है ना यहाँ पर, तो इस पेज को हटा के आगे यही सेम पेज निकाला है, ये रहा, ठीक है। तो देखो लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, तो मिडिल लेयर में 4 लेयर होती है। एक्स्ट्रा लेयर जो ऐड हो जाती है दैट इज कॉल्ड डेट्रूजन मसल, जो किसमें हेल्प करती है? डेट्रूजन। डेट्रूजन का मतलब होता है पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन। क्लियर? इसके Yes, बाद sir. मिक्चुरेशन में क्या होता है वो चीज मैंने यहाँ पे बता दी। फिर यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिथ्रा मैंने आपको बताया था कि फीमेल में 2 से 4 सेंटीमीटर का साइज होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर 20 सेंटीमीटर, और मैंने सारी बात बता दी आप लोगों को, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। इसके बाद नेफ्रॉन, जिसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो मैंने कहा था नेफ्रॉन्स इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और कितने पार्ट से कंसिस्ट होता है? 2 पार्ट से, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर? इसके बाद ग्लोमेरुलस याद है? Yes, sir. इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया था ये बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है और कंप्लीट कहाँ हो जाता है? डीसीटी में। इसका मतलब, अच्छा बोमेंस कैप्सूल में मैंने आपको बताया बोमेंस कैप्सूल की 2 लेयर होती है, एक विसरल लेयर और एक होती है क्या? पैराइटल लेयर, Parietal. ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने मेलपीजियन बॉडी यानी कि रीनल कैप्सूल से बताया था। इसके बाद मैंने आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी बताई है। बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जो जो समझाया है बस आप क्या करना है, आप लोग डायग्राम सामने रख लेना, थ्योरी पढ़ते जाना, थ्योरी पढ़ते जाओगे डायग्राम में देखते जाओगे, थ्योरी पढ़ते जाओगे डायग्राम में देखते जाओगे, आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारी एक एक लाइन आपको बताई है। इसके बाद पीसीटी का पूरी बात, जितनी भी बातें बताई हैं सारी इसमें लिखी हुई हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत भी नहीं, विकास सर ने क्या बताया, एक एक लाइन मैंने इसमें लिखवाई है, ठीक है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट मैंने बताए थे, एक बताया था मैंने डिसेंडिंग पार्ट और एक बताया था असेंडिंग पार्ट, और दोनों को जोड़ता कौन है? कर्व्ड बेस। इसके बाद डीसीटी बताया, और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट बताया, और ये बात भी यहाँ पे लिखा दी, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, अलग से लिखा दिया। उसके बाद पाथ ऑफ यूरिन, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट किस में आएगा? डक्ट ऑफ बेलिनी। उसके बाद वो यूरिन किस में आ जाएगा? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिथ्रा एंड आउटसाइड। पाथ ऑफ यूरिन क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद मैंने आपको पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बताया था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बताया था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर? और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में यहां तक ही पढ़ना है, इससे आगे का जो बच्चे बेटा ये लिखवाया है बच्चे को, ये आगे का इसने यहाँ लिख दिया है, ये है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको मैं आगे लिखवाऊंगा। अरे क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ। अब अगला टॉपिक आता है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। कौन सा टॉपिक आता है? Physiology of excretion. हाँ, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो स्टार्ट कर दें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। यस सर। Yes, sir. चलिए फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, तो अभी हमने सिर्फ मार्फोलॉजी पढ़ी थी, मैंने आपको सारी स्ट्रक्चर्स क्लियर कर दी, मैंने आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, नेफ्रॉन्स, उसके टाइप, सब एवरीथिंग इज क्लियर है ना। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के
कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है यूरिया फॉर्मेशन और उसके बाद उससे होता है यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा यूरिया फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है बाय यूरिया साइकिल। और यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। किसके अंदर? किडनी के अंदर। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप Yes, यूरिया sir. फॉर्मेशन पढ़ोगे और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे। और यूरिन फॉर्मेशन में हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और एक पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसका आइडिया मैंने बहुत अच्छे से आपको दिया है, पहले ही दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया फॉर्मेशन की, कि यूरिया का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो बेटा देखो, यूरिया फॉर्मेशन की एक साइकिल है जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो आपको साइकिल पूरी रट लेनी है। ठीक है, समझाऊंगा मैं यहाँ पर, उसके बाद आपको रटना है। ठीक है, क्योंकि आपसे स्टेप पूछ लेंगे कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, क्या यूज होगा, कौन सा एंजाइम यूज होगा, वो सब। तो आपको ये साइकिल पूरी याद करनी है। जैसे हमें क्रेब साइकिल याद करनी होती है, ग्लाइकोलिसिस याद करनी पड़ती है, ऐसे ही सेम यहाँ पर याद करना है। अरे बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, हाँ। Yes, sir. तो यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्निथीन अमीनो एसिड से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम है यूरिया साइकिल को, 3 नाम होगा यूरिया साइकिल के। एक होता है ऑर्निथीन साइकिल, एक यूरिया साइकिल, एक इसको बोलते हैं क्रेब हैंसलेट साइकिल। क्रेब हैंसलेट साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रेब हैंसलेट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था। तो 3 नाम होगा यूरिया साइकिल के, यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब हैंसलेट साइकिल। नाम बताओ तीनों। ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल, Krebs Hansen cycle, urea cycle, ornithine क्रेब cycle. हाँ, तो देखो होता क्या है। देखिए, यूरिया साइकिल चलती है लीवर की सेल्स में। तो लीवर की सेल्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोसोल भी कहते हैं। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है और इधर वाला पार्ट जो चल रहा है साइटोसोल में चल रहा है। तो देखिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? ये ऑर्निथीन से स्टार्ट होती है साइकिल, तो इसीलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ये जो बच्चे ने साइकिल वर्ड लिख दिया है, गलत लिख दिया, केवल ऑर्निथीन लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका ट्रांसएमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ग्लूटामेट जो है डिसोसिएट होकर 2 कंपाउंड बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटामेट और बनाता है NH4। ये जो NH4 होता है ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स। कौन बच्चा है ये? पैर फूट गया। अरे अरे बेटा, पैर फूट गया। क्या हो गया? ग्लास व्लास फूट गया। अमीनो एसिड का सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? ग्लूटामेट। फिर ग्लूटामेट डिसोसिएट हो जाता है, बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटामेट और NH4। और NH4 फिर 2 ATP मॉलिक्यूल्स को यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोमिल फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बताओ। Carbonyl phosphate. हाँ, अब ये जो कार्बोमिल फॉस्फेट है ये ऑर्निथीन के साथ जुड़ जाता है और ऑर्निथीन के साथ जोड़ने में इसको जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? Ornithine transcarbamylase. तो ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज कार्बोमिल फॉस्फेट और ऑर्निथीन को आपस में जोड़कर बना देता है सिट्रुलिन। बन गया सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन के बाद होता क्या है, अब सिट्रुलिन एस्पार्टेट से ऐड करता है। अब एस्पार्टेट कैसे बनता है? अमाइनो एसिड का फिर ट्रांसएमिनेशन होता है, बनता है ग्लूटामेट, फिर ट्रांसएमिनेशन होता है, बनता है एस्पार्टेट। अब इस एस्पार्टेट को और सिट्रुलिन को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। क्या नाम है? Arginosuccinate synthetase enzyme. ठीक है, और ये एक एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके सिट्रुलिन को कन्वर्ट कर देता है आर्जिनोसक्सिनेट में। आर्जिनोसक्सिनेट को आप आर्जिनोसक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, जब आपका आर्जिनोसक्सिनेट बन जाता है या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन जाता है तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम। क्या नाम है बेटा? Arginosuccinate lyase enzyme. लाइएज एंजाइम, LYASE, लाइएज एंजाइम। तो लाइएज क्या करेगा? लाइसिस कर देगा, यानी कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड को 2 कंपाउंड्स में ब्रेक कर देगा, एक फ्यूमरेट में और एक आर्जिनिन में। अब ये जो आर्जिनिन है बेटा, अब इस आर्जिनिन के अंदर वाटर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और जैसे ही आर्जिनिन का हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम, तो आर्जिनिन से बन जाएगा यूरिया।
यानी कि NH2CO NH2 बन जाएगा, और तो ये लगभग 80% आर्जिनिन तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी 20% जो आर्जिनिन रहा वो कन्वर्ट फिर से हो जाएगा ऑर्निथिन में, और फिर से यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेगा। नई बात समझ में आई? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ गया? तो यानी कि इसमें जो है टोटल 4-5 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था कि NH4 ATP और CO2 ने मिलकर कार्बोमिल फॉस्फेट बनाया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कार्बोमिल फॉस्फेट ने ऑर्निथिन के साथ जुड़ के सिट्रुलिन बनाया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है सिट्रुलिन ने एस्पार्टेट के साथ जुड़कर आर्जिनोसक्सिनेट बनाया, यानी कि फोर्थ स्टेप। फिर आर्जिनोसक्सिनेट से बन गया आर्जिनिन, ये बन गया आपका फिफ्थ स्टेप। और फिर आर्जिनिन के साथ वाटर जुड़ गया आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बन गया यूरिया। ये 6 स्टेप, टोटल 6 स्टेप की प्रोसेस है। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे बच्चों को लिखवाए भी हैं। पहला स्टेप यूरिया फॉर्मेशन अकर इन लीवर, ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होता है, एंड इट इंक्लूड्स, पहला था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया CO2 एंड ATP। अमोनिया CO2 और ATP के जुड़ने से सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोमिल फॉस्फेट। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? कार्बोमिल फॉस्फेट कंबाइंड विद ऑर्निथीन फॉर्म सिट्रुलिन, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो गया? सिट्रुलिन जॉइन एस्पार्टिक एसिड एंड चेंज टू आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, यानी कि आर्जिनोसक्सिनेट, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या हो गया? द लेटर ब्रेक्स इनटू फ्यूमरिक एसिड एंड आर्जिनिन, याद होगा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड और आर्जिनिन में ब्रेक हो जाता, फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फिफ्थ स्टेप क्या होगा? with the help of enzyme arginase, arginine is hydrolyzed to urea and ornithine which is thus regenerate and reused in the cycle। बताइए सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो ये थी यूरिया साइकिल। आपको यूरिया साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सिर्फ आपको याद करनी है। अगला जो प्रोसेस है उसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। क्या नाम है बेटा, जल्दी बताएं। Urine formation. हाँ, तो यूरिन फॉर्मेशन से पहले एक यहाँ पे देखो नोट पॉइंट बच्चे को लिखवा रखा है कि यूरिया साइकिल इज आल्सो कॉल्ड क्रेब हैंसलेट साइकिल, और इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। इट इज द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, इट अकर इन द लीवर। तो बच्चे ने छोटे छोटे वो बना रखे हैं, पेपर चिपका रखे हैं, ठीक है, तो ये आपको भी दिखाई दे रहे होंगे अलग से। चलिए अब बताओ यूरिया फॉर्मेशन के बाद अब कौन सी प्रोसेस होगी? यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि अब ये यूरिया जो है जो बना वो यूरिया ब्लड में आ गया, तो अब ब्लड से फिल्टर करने का काम कौन करेगा? किडनी करेगा। किसकी हेल्प से? नेफ्रॉन की हेल्प से। और वहां पे 3 प्रोसेस होंगी, तो देखो लिखा है it involve 3 main process that takes place in different parts of nephron, जो different parts of nephrons पे होंगी। पहली प्रोसेस का नाम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस क्या है, जल्दी बताएं। Tubular secretion. ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले बेटा मैं फिल्ट्रेशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बताऊंगा। अरे क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये बात मैं समझाने के लिए मैं अब आपको इस पे लेके आता हूं। यहाँ तक तो अभी ज्यादा तो नहीं हुआ माइंड में? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया हो? समझ में आया सब? No, sir. Yes, sir. अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना। कि कौन सी क्या बनाया मैंने? एफरेंट आर्ट्रियोल्स। Afferent arteriole.
क्लियर है बच्चों? इसके अंदर क्या 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 है? ये ब्लड है। ये आपका एफ्रंट आर्ट्रियोल है, ये आपका एफ्रंट आर्ट्रियोल है। ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना, ये तो पता लगी गया आपको। ये ग्लोमेरुलस है यस सर। और ये क्या है? ल्यूमन। ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसको समझना है, फिर वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे, हाँ यहाँ पे कुछ टॉपिक बताने हैं मुझे। सबसे पहले पॉइंट बताना है मुझे कि व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, और उसी से रिलेट करूंगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है। और उसके बाद मुझे चौथा पॉइंट बताना है आप लोगों को कि यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, फिल्ट्रेट फ्रैक्शन क्या होता है, जीएफआर कितना होता है, और फिल्ट्रेट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो मेरी बात सुनिए, इधर मेरी बात समझिए। ये बताइए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर तो सभी चीजें हैं ना? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बात समझ में आई नहीं आई? और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब कहोगे? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी चीजें फिल्टर हो जाएं तो बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर हो जाए तो बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अरे नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. अरे अल्ट्रा, तो यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, इसलिए कभी भी यूरिन में प्रोटीन नहीं होता। अरे बोलो बेटा, जल्दी बोलो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चुका है, जिसकी वजह से एंडो बीच का जो फेनिस्ट्रा का साइज है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से प्रोटीन फिल्टर हुआ है। तो फेनिस्ट्रा का साइज तो तभी बढ़ सकता है ना जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए। तो अगर ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन फिल्टर हो जाएगा और वो प्रोटीन आपके यूरिन में आ जाएगा। तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन है। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो बेटा यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल 3 प्रेशर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है GFP, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर, इज इक्वल टू होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो एक एक करके बात करते हैं। बेटा जो GFP है यहाँ पर, GFP वो ब्लड है जो रिजल्टेंट प्रेशर है जिसकी वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। तो GFP तो हो गया रिजल्टेंट प्रेशर, और ये रिजल्टेंट प्रेशर 3 प्रेशर की वजह से डेवलप होता है, GHP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अरे बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन उठता है कि ये GHP क्या है। आप कहोगे GHP की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम, क्या है फुल फॉर्म? Glomerular hydrostatic pressure. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। तो इस प्रेशर को डेवलप करने के लिए 2 कॉज रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि 2 रीजन रेस्पॉन्सिबल है। पहला रीजन बेटा एफरंट आर्ट्रियोल जो है बेटा, ये आर्टरी की ब्रांच है, और आप लोग जानते हैं आर्टरी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो एक तो बेटा आर्टरी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, और दूसरा एफरंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से ज्यादा है। तो एक तो
एक तो डायमीटर ज्यादा हो गया और एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर डेवलप होगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस Yes, sir. और उसकी वैल्यू होती है 60 mmHg, यानी कि जीएचपी की फुल फॉर्म जीएचपी की वैल्यू आती है 60 mmHg, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अरे बोलो, तो जीएचपी बेटा ये बताओ फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? Support. सपोर्ट करेगा। जब तो ये सपोर्टिव प्रेशर हो गया फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन बीसीओपी और सीएचपी ये दोनों अपोज प्रेशर हैं, ये अपोज करने का काम करेंगे। कैसे? तो बीसीओपी की बात करते हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बेटा यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फेनिस्ट्रा के थ्रू ही तो हो रहा है। अरे बोलिए। अब आप लोग जानते Yes, sir. हैं, आप लोग जानते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, फेनिस्ट्रा को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हुआ, उस प्रेशर को हम नाम देंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। जैसे आप लोगों ने कभी चाय छाननी से चाय को छाना होगा, जब चाय पत्ती पूरी जगह फैल जाती है तो फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर होता है वो फिल्ट्रेशन स्लो हो जाती है। अरे बोलो। यस Yes, sir. सेम इसी तरीके से ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, जब ये फेनिस्ट्रा को ब्लॉक कर देंगे तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो अपोज प्रेशर डेवलप हुआ, जिसने फिल्ट्रेशन को स्लो किया, उस प्रेशर को हम बोलोगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू होती है 30। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है। अगला है सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? देखो, अगर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, अगर यहाँ पर वो एक्यूमुलेट हो जाए तो एक्यूमुलेट, हाँ पहले तो बात यह है कि अगर ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता जाए, यूटिलाइज होता रहे, आगे की तरफ मूव करता रहे, तो फिल्ट्रेशन आराम से उसकी स्पीड अप बना रहेगा, बढ़िया स्पीड बनी रहेगी, फिल्ट्रेशन इजिली होता रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा होता रहे, आगे की तरफ मूव ना करे, तो फिल्ट्रेशन को क्या कर देता है, वो फीडबैक कर देता है, वापस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्ट्रेट की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ, जिसने फिल्ट्रेशन को स्लो डाउन कर दिया, उस प्रेशर को बोलते हैं सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जैसे आप लोग ये देखो कि आप चाय छानते जा रहे हो कप के अंदर, जब कप पूरा भर जाएगा, और ठीक है, तो क्या होगा, फिर भी आप फिल्टर करोगे तो चाय छाननी के ऊपर चाय आ जाएगी, क्योंकि जगह नहीं बची उसके अंदर। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर अगर ये भर जाएगा पूरा का पूरा ल्यूमन, तो फिल्ट्रेशन कैसे हो जाएगा, जब तक वो आगे यूटिलाइज नहीं होगा। अरे बोलो। Slow. तो ड्यू टू Yes, sir. एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्ट्रेट की वजह से जो डेवलप हुआ यहाँ पे प्रेशर, दैट इज कॉल्ड सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू आती है 20। तो यानी कि 60 माइनस 30 प्लस 20, दोनों को क्यों एक साथ जोड़ा, क्योंकि ये अपोज प्रेशर है, जबकि जीएचपी सपोर्टिव प्रेशर है। तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 mmHg, यानी कि जो 10 mmHg डेवलप हुआ प्रेशर, इसकी वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नई बात समझ में आई? Yes, sir. और ये जो जीएफपी है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम 10 से लेकर 20 mmHg हो सकती है। जीएचपी की वैल्यू 10 से 20 mmHg होती है। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट? यस ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज आती है, अब एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा एंड जीएफआर। मेरी बात सुनो, एक मिनट में किडनी के अंदर, या एक मिनट में किडनी के अंदर जितना ब्लड एंटर करता है, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते, सॉरी। देखो, एक मिनट में अगर जैसे बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस है, तो एक मिनट में जितना ब्लड यहाँ पर एंटर करेगा वो कितना होगा, 1100 से 1200 ml। कितना ब्लड एंटर करेगा एक मिनट के अंदर यहाँ पर? 1100 से 1200 ml। हाँ, 1200 ml। और कितना उसके साथ ब्लड प्लाज्मा आएगा 700 ml, जिसको हम बोलते हैं आरपीएफ। यानी कि एक मिनट में जितना ब्लड प्लाज्मा आएगा ग्लोमेरुलस में, उसको बोलेंगे आरपीएफ, और वो किसकी वैल्यू कितनी होती है, 700। और ब्लड कितना आएगा एक मिनट में, 1100 से 1200 ml। और इस 700 ml जो ब्लड प्लाज्मा है, ये पूरा ब्लड प्लाज्मा थोड़ी फिल्टर हो जाएगा, इसका 125 ml फिल्टर होके यहाँ पर बनाएगा फिल्ट्रेट। तो ये जो 125 ml फिल्टर हुआ,
पर मिनट, इसको बोलेंगे GFR। नई बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोमेरुलस के अंदर 1 मिनट में जितना ब्लड आएगा वो होगा 1100 से 1200 ml, और उसके साथ 1 मिनट में जितना ब्लड प्लाज्मा आएगा वो होगा RPF यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, उसकी वैल्यू होगी 700 ml, और उससे 125 ml जो यहाँ पर फिल्टर होगा उससे बनेगा GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। GFR कितना बनता है 1 मिनट के अंदर? 125 ml, यानी कि 1100 से 1200 तो ब्लड आया, उसके साथ 700 ml ब्लड प्लाज्मा आया, और 125 ml जो है ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके उसने 125 ml क्या बना दिया? GFR बना दिया। यानी कि 1 मिनट में यहाँ पे कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा? 125 फिल्टर होगा, और उससे फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। यानी कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है किडनी के अंदर, तो बेटा 24 आवर्स में कितना बनेगा? 180 लीटर। कितना फिल्टर हो जाएगा यहाँ पर? 180 लीटर। और 180 और इस 180 लीटर का 99% पार्ट जो है वो वापस जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में, जिसको हम नाम देंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और बाकी रिमेनिंग जो 1% पार्ट बचा ये जो है ये बॉडी में ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और ये बनाएगा यूरिन। तो इसका मतलब 24 घंटे में कितना यूरिन बनेगा? 1 से 1.5 लीटर। नई बात समझ में आई? Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दिमाग में डाल के देखना। कितना ब्लड आया 1 मिनट में? 1100 से 1200। कितना ब्लड प्लाज्मा आया 1 मिनट में? 700 ml। कितना फिल्टर हुआ? 125 ml, यानी कि GFR कितना बन गया? 125 ml, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180 लीटर, और 180 लीटर में से 99% जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि उसे बोलेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और बाकी 1% जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा, जो बनाएगा 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. I will. Yes, sir. बोलो। और एक और सुनो, एक होता है फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। फिल्ट्रेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है GFR अपॉन RPF। तो GFR कितना था? 125 ml, और RPF कितना था? 700। तो आ जाएगी वैल्यू 0.18, यानी कि 18%। यानी कि फिल्ट्रेट फ्रैक्शन किडनी का कितना होता है? 18%। यानी कि 700 से Yes, sir. 700 का 125 हो रहा है ना, लगभग 18% फिल्टर हो रहा है। अरे बोलो, यानी कि यहाँ पे 700 Yes, sir. ml जो है ब्लड प्लाज्मा आ रहा है, और उसका 125 ml जो है फिल्ट्रेट बना रहा है। इसका मतलब 18% जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट फ्रैक्शन है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? सर जो ठीक है। सर GHP है वो ब्लड प्रेशर होता है सर, जो ब्लड से आता है। क्या चीज? GHP? हाँ, GHP तो ब्लड प्रेशर है ना, ये तो प्रेशर हुआ ना, ठीक है। यस सर। ठीक है। GHP किसकी वजह से डेवलप हुआ? 2 वजह से डेवलप हुआ। एक तो आर्टेरिया के अंदर वो जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और दूसरा एफरंट आर्टियोल का डायमीटर एफरंट आर्टियोल से ज्यादा होता है, तो उनकी वजह से जो डेवलप होगा डेट इज कॉल्ड GHP। BCOP प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा। CHP एक्युमुलेशन की वजह से जो डेवलप होगा प्रेशर, ठीक है। और कितना 1 मिनट में ब्लड कितना आएगा? 1100 से 1200 ml। कितना ब्लड प्लाज्मा आएगा? 700 ml, और 700 ml में से कितना फिल्टर हो जाएगा? 125 ml। जो इसका मतलब फिल्ट्रेट कितना बना? 125 ml पर मिनट। तो टोटल 24 घंटे में कितना बना? 180 लीटर। 180 लीटर में से 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में, जिसको कहेंगे हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और बाकी 1% जो है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनेगा इन 24 आवर्स। सर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? सर Yes, पहले sir. बताओ। Yes, sir. बस आज इतना ही Yes. रखते हैं, वरना Yes, ओवरफ्लो हो sir. जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन। क्या? सर जितना ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेट होगा और रीअब्सॉर्ब होने के बाद वही यूरिन डिसाइड करता है कि कितना बनेगा? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर समझ में आया नहीं आया? 2% 3% तो समझ में आया होगा। कितने परसेंट? आ गया सर। कितने परसेंट समझ में आया? कितने परसेंट? 100% आया। मुझे लगा 2-3% समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया है।
तो बेटा अगले टर्न पे इसको एक बार और छोटा सा रिवीजन करा देंगे इसका जो ये है, और उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. आज आपका काम Okay, ये sir. है, आज आपका काम ये है कि जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप एटलीस्ट सब पढ़कर आओगे, ताकि अगले टर्न पे आपको सब कुछ और अच्छा समझ में आए, ठीक है? चलो बेटा रखता हूँ मैं अब। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास है। Okay. Thank you, sir. ओके Thank you, बेटा, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, टेक केयर।